मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में इस बजट की डिबेट को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत बेहतर होता अगर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे मौजूद होते। मैंने सुना है कि बजट के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की उसकी सेनेट की भी मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अगर हमने इस असेंबली को वो इम्पोर्टेंस देनी है जो ये असेंबली डिज़र्व करती है, तो मेरे ख्याल में उसकी स्केड्यूलिंग कुछ बेहतर हो सकती थी। दूसरा स्पीकर साहब, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं है, पिछली जितनी भी हम गवर्नमेंट्स देख लें रीसेंट पास्ट की, उसमें जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो इस असेंबली का हिस्सा नहीं होते। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को बाहर से लाया जाता है और यहाँ पे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है। मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवाम की जो डेस्टिनी है उसके फैसले करे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे इसका भी पता है कि अपना काम छोड़ के आते हैं हमारे जितने भी बाहर से फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, तो शायद तनख्वाह भी यहाँ पे नहीं लेते होंगे, लेकिन एक एडवाइजरी रोल में अगर वो काम करें तो वो बहुत बेहतर होएगा, बजाय इसके कि उनके हाथ में हमारे सारे करेंसी के, इकोनॉमी के और सारे फैसले छोड़ दिए जाएं। उसके बाद चेयरमैन साहब, एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, और वो ये है कि मुल्क तरक्की सिर्फ उस वक्त करेगा जब हमारी टैक्स कलेक्शन ऊपर जाएगी, जब हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो ऊपर जाएगी। तो इस पे चेयरमैन साहब मैं ज़रा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि एक आदमी जब आमदनी बनाता है, जब एक आदमी की इनकम होती है, तो उस इनकम से वो सिर्फ 3 चीज़ें कर सकता है। एक, वो अपनी इनकम से पैसे सेव कर सकता है, दूसरा वो उस इनकम को इन्वेस्ट कर सकता है, और तीसरा जो है वो उससे खर्चा कर सकता है, मतलब कंज्यूम कर सकता है। तो जब हम इनकम को टैक्स करते हैं तो ना सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट को टैक्स कर रहे हैं बल्कि हम सेविंग्स को भी टैक्स कर रहे हैं, और ये चेयरमैन साहब इकोनॉमी के लिए कभी भी बेहतर नहीं होता। तो बिल्कुल जायज़ बात है कि हमें टैक्स जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं आज उससे हमें ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन हमें ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने से और इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगी। तो चेयरमैन साहब, जो हाई टैक्सेस हैं इसकी वजह से आपके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम टैक्स कर रहे होते हैं इनकम टैक्स के ज़रिए, बल्कि हम सेविंग्स भी टैक्स कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से एक बिजनेसमैन या एक इंडिविजुअल हमेशा इस कोशिश में लग पड़ता है कि मैं टैक्स अवॉइडेंस किस तरह कर सकता हूँ। और अगर आप हमारा रीसेंट पास देखें, हमारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग देखें पिछले कुछ डेकेड्स में, तो हमें साफ नज़र आता है कि हमारी प्रोडक्शन ऊपर नहीं गई, जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी, और लोगों ने ज़्यादातर पैसे डाले हैं रियल एस्टेट में मिसाल के तौर पर, और उसी की वजह से जो रिटर्न्स आए हैं लोगों को वो रियल एस्टेट में आए हैं, और बल्कि बिजनेसेस में नहीं आए। अब यही पैसे अगर रियल एस्टेट में ना जा रहे होते तो ये कंपनीज में री इन्वेस्ट हो रहे होते, इसकी वजह से कंपनीज की एफिशिएंसीज बेहतर हो रही होती और वहाँ से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती, यहीं से आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही होती। लेकिन बजाय इसके कि ये पैसे यहाँ पे जाएं, वो ब्लैक मनी की सूरत में सारा पैसा हमारा रियल एस्टेट के अंदर गया। पिछले 1-2 साल में जब हमने थोड़ा सा क्रैकडाउन किया रियल एस्टेट के ऊपर, तो वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन मुझे हैरानगी है कि इस बजट में हम दोबारा सिग्नलिंग ये कर रहे हैं कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, अगर रियल एस्टेट सेक्टर हमारा थोड़ा सा नीचे आता है, इसका मतलब ये होएगा कि जो हमारी हाउसिंग है, जो प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो बल्कि गवर्नमेंट का तो मकसद ये होना चाहिए, गवर्नमेंट का एम तो ये होना चाहिए कि हाउसिंग सस्ती हो और लोगों के लिए घर बनाना ज़्यादा आसान हो, बजाय इसके कि हम प्रॉपर्टी में प्लॉट्स के अंदर लोगों को इनकरेज करें कि अपने पैसे इसमें फंसा लें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये रिकन्सिडर करना चाहिए, चीप हाउसिंग को टारगेट बना के इसके ऊपर जो डिस्करेज करना चाहिए कि लोग फाइलें और प्रॉपर्टी में पैसे डालें,
क्योंकि इससे हमें वो नुकसानात होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलते। इसके बाद चेयरमैन साहब, जो हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है कि कौन से सेक्टर को फ्यूचर में ग्रो करना चाहिए। कभी हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी आ जाती है, कभी हमारी सोलर पैनल्स की आ जाती है, कभी हम फ़ोन असेंबली शुरू कर देते हैं। तो स्पीकर साहब, इस तरह की चेयरमैन साहब जॉब क्रिएशन बहुत ईजी है। आज भी अगर पाकिस्तान फैसला करे कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स बनाने हैं या हमने एयरलाइन 5 और शुरू करनी है, तो ये काम बहुत आसान है, जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी जॉब क्रिएशन होगी जो मुल्क को हमेशा नुकसान देगी। पीआईए की मिसाल हमारे सामने है, हम पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्मर्स भी बना रहे हैं, उसकी मिसाल भी हमारे सामने, हम इधर गाड़ियां भी बना रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, मसला सिर्फ इतना है कि जो गाड़ी, जो ट्रांसफॉर्मर, जो एक पर पैसेंजर जो हमारा खर्चा आ रहा है, अगर वो एक $10 में चीज़ हो सकती थी, हम पाकिस्तान में ये वाली इंडस्ट्री खड़ी करके वो $20 में कर रहे हैं। तो इसका इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। और जब इस बजट में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, मुस्तफ़ा महमूद साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं यही बात कर रहा था कि जॉब्स क्रिएट करना बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह की जॉब्स जो असल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में लेके आती हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आती है, वो वाली जॉब सिर्फ फ्री मार्केट क्रिएट करती है। आज भी अगर हमारी आप एक्सपोर्ट्स देखें, जो हमारी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स में हिस्सा डाल रही है, वो आईटी है, हमारी राइस की एक्सपोर्ट होती है, सर्जिकल गुड्स की यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, और ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑर्गेनिकली लगी है, जो विदाउट एनी गवर्नमेंट इंसेंटिव, जो विदाउट एनी टैरिफ्स, मतलब हमने इम्पोर्ट पे ड्यूटीज लगाए बगैर, मतलब इनको ज़बरदस्ती इंडस्ट्री को नहीं लगाया, ये ऑर्गेनिकली लगी हैं। और जब ऑर्गेनिकली इंडस्ट्री लगती है तो वो इनोवेटिव इंडस्ट्री होती है, और वो इंडस्ट्री ना सिर्फ ग्रो करती है, उसकी जॉब्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती कि आपने कल को टैरिफ ख़त्म की और जॉब्स ख़त्म हो गई। तो चेयरमैन साहब, हमें इस तरफ देखना चाहिए बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमने एयरलाइन किस तरह शुरू करनी है या हमने और ऑटो असेंबली में किस तरह आना है। तो उसके साथ चेयरमैन साहब, जो हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा है कि वो सिग्नल ये करना चाह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शनिज्म ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बात तो बहुत अच्छी है। और इसके अंदर अगर हम असल में कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने जिस तरह कहा अगले 5 साल में हम टैरिफ्स और ड्यूटीज़ को हम ख़त्म करेंगे, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होएगा। लेकिन ये जो 5 साल का इन्होंने फेज़ आउट करने का प्लान बनाया है, यही प्लान कम से कम एग्रीकल्चर में भी लेके आना चाहिए था। जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर वालों की यहाँ पे आवाज़ कोई नहीं बनता, या एग्रीकल्चर से जो लोग मुलव्वस हैं वो इतना ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट ना करे। पिछले कुछ सालों में हमने एग्रीकल्चर से पावर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज हमने तकरीबन ख़त्म कर दी हैं, हमने सपोर्ट प्राइसेस ख़त्म कर दी हैं, और इस दफ़ा हमने 45% इनकम टैक्स भी लगा दिया। तो बजाय इसके कि हम 5 साल का जिस तरह फेज इन किया, फेज आउट कर रहे हैं ये टैरिफ्स बाकी इंडस्ट्री के लिए, बजाय इसके कि एग्रीकल्चर को भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेके जाते, हमने फ़ौरन ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ कर दी हैं। और क्योंकि मेरा भी ताल्लुक चेयरमैन साहब एग्रीकल्चर से है, तो मेरे ख्याल में ग्रोअर को ठीक है, आपने नहीं सब्सिडी देनी, आपने सपोर्ट नहीं देनी, हम सपोर्ट के बगैर भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन सपोर्ट के बगैर आप कम से कम फ्री मार्केट तो इंश्योर कर दें। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ये कहे कि शुगर मिल के लाइसेंसेस नहीं मिलेंगे, आप लोग गन्ना लगाएं, इजाफी गन्ना लगा दें, और वो गन्ना उठाने वाली कंपनीज कोई नहीं रहेंगी। तो इससे शुगर मिल को तो बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि वो ग्रोअर को सस्ती कम कीमत देंगे, वो मिल अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन इससे ग्रोअर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैंने जैसे कहा, हमें फ्री मार्केट से ग्रोअर को बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं है। अगर हकीकत में ये फ्री मार्केट हम इम्प्लीमेंट करें, अगर हकीकत में हम ये कहें कि जिसने भी शुगर मिल लगानी है वो लगा सकता है, जिसने गंदम लगानी है वो मर्जी से बेच सकता है, ये नहीं कि गवर्नमेंट का उस पर जोर होना चाहिए कि अभी आपने मार्केट में सप्लाई करनी और रेट ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो एक और सेक्टर चेयरमैन साहब, सोलर में हमने देखा है कि एक रेवोल्यूशन आई है पाकिस्तान में, और
एग्रीकल्चर में बेशक हो जाए, बेशक रेजिडेंशियल सोलर हो जाए, बहुत सारे लोगों ने सोलर लगाया और उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह भी फ्री मार्केट थी कि जैसे जैसे बिजली के रेट्स ऊपर गए हैं, इट स्टार्टेड मेकिंग फाइनेंशियल सेंस फॉर पीपल टू मूव टू स्विच टू सोलर। अब इस सोलर की वजह से हमें यह समझना चाहिए कि हमें इकोनॉमी को असल मायने में फायदा कितना है। बिल्कुल ये तो है कि जो हमारी इनएफिशिएंट हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारी पावर कंपनीज हैं उनको तो बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि जो इनके पास पेइंग कस्टमर था सबसे पहले वो सोलर पे जाएगा और पीछे जो बच जाएगा वो वही बच जाएगा जहां पे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं या जहां पे बिल की रिकवरीज नहीं है। तो जो आज हमारे बिजली के बिल हैं, मुझे खौफ ये है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी आज ठीक ना की तो यही बिजली के रेट्स कल को और बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे और ज़्यादा लोग जो अभी भी बिल कुछ बच्चे कुछ जो दे रहे हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे सोलर पे और ये मसला बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होएगा। तो फौरी तौर पे मेरी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट सिवाय बजाय इसके कि सिर्फ सर्कुलर डेट क्लियर करती रहे, इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके ज़रिए कल को सर्कुलर डेट इकट्ठा ना हो। अब इसका चेयरमैन साहब एक दो फ़ायदे भी जो है मुल्क को ये हैं कि ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने फार्मर्स सोलर ट्यूबवेल्स पे शिफ्ट होंगे वो फिर डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी डीजल इंपोर्ट कम होती है, ऑयल इंपोर्ट आपकी कम होती है। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और एनवायरनमेंट पे आते हुए, जैसे कि आपको पता है चेयरमैन साहब, लाहौर में स्मॉग का बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है और हर साल ये स्मॉग पहले से ज़्यादा बुरी होती जा रही है। और इसके ऊपर भी जो पहले डिबेट्स होती थी, कुछ लोग कहते थे कि जी ये स्टबल बर्निंग से है, कुछ लोग कहते थे कि ये इंडिया से पोल्यूशन आती है, लेकिन जिस पे स्टडीज़ हुई हैं वो क्लियरली ये बताती हैं कि जो 80% स्मॉग है, मोर देन 80% ऑफ द स्मॉग इन लाहौर इज़ फ्रॉम व्हीकुलर एमिशंस। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि असल कॉज है क्या, और व्हीकुलर एमिशंस की जो मेन वजह है जो यहाँ पे स्मॉग पैदा हो रही है वो ये है पुअर फ्यूल क्वालिटी। हम अपनी रिफाइनरीज को बुरी क्वालिटी का फ्यूल बनाने की और बेचने की इजाज़त दे रहे हैं। इस फ्यूल के अंदर हमने मेटल एडिटिव्स की इजाज़त दी हुई है। और चेयरमैन साहब, कहने में तो एडवर्टिजमेंट, अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ पे यूरो 5 लिखा होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में यूरो 5 फ्यूल नहीं है। यहाँ पे जो मेटल एडिटिव्स ऐड हो रहे हैं वो गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स को चोक करते हैं, जिसकी वजह से 500 टाइम्स उनकी इमिशंस बढ़ जाती हैं। और ये जो इमिशंस हैं ये इतनी ख़तरनाक है इन मेटल्स की वजह से कि इनसे लोगों को ना सिर्फ ब्रेन डैमेज हो रहा है, इससे लोगों को एस्मा हो रहा है, इससे कैंसर और पार्किंसंस हो रहा है। तो चेयरमैन साहब, मुझे हैरानगी है कि इतने सीरियस इशू पे किसी भी पिछली गवर्नमेंट में भी यही था और इस गवर्नमेंट ने भी इस इशू को सीरियसली नहीं लिया। हमें फौरी तौर पे इंश्योर करना चाहिए कि हमारा फ्यूल यूरो 5 हो। हमें फौरी तौर पे इंश्योर करना चाहिए कि हम पॉलिसी लेके आएँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिधर हम इलेक्ट्रिक कार से कंप्लीटली टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म कर दें। यही जो चेयरमैन साहब इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इन्होंने फ्यूचर का बैटरी स्टोरेज आपका बनना है। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, मैंने देख लिया। यही जो है आपकी, इन्होंने कल को आपका बैटरी स्टोरेज बनना है। तो इससे जितना आपकी ऑयल इंपोर्ट में कमी आएगी उसका हमें आज अंदाज़ा नहीं है। मैं चेयरमैन साहब वाइंड अप की तरफ आता हूँ। मैं सिर्फ एंड में ये कहूँगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी शुड स्टार्ट एट होम। हमें सबसे पहले, जब तक हम अपने अंदरूनी माहौल को, अपने अंदरूनी हालात को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमें दुनिया में वो इज्जत नहीं मिलेगी जो जिसकी हम तलाश में हैं। अगर आज कोई कानून ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, यही कल को आज की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने अपनी लोकल पॉलिटिक्स में, अपनी लोकल सोसाइटी में हमने किस किस्म का माहौल क्रिएट करना है। तो इसमें आई होप कि गवर्नमेंट ये चीज़ें अंडरस्टैंड करे। आई होप कि ये जो प्लान बनाया है कि हम प्रोटेक्शनिज्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे, हम फेवरेटिज्म ख़त्म करेंगे, आई होप इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब।